बस बच्चे आ जाएं, उसका फिर हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो बच्चा लोग, आप लोगों ने सिलेबस वगैरह देखा है? क्या है नेट जेआरएफ का सिलेबस, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का? क्या डिमांड हो रहा है आजकल, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? हाँ, इस बार तो जिन्होंने भी दिया होगा उन्हें थोड़ा सा मतलब एग्जाम पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछने के तरीका पे बहुत ही यूनिक सा लगा होगा आप लोगों को, बहुत ही अलग ढंग से उन्होंने पूछना शुरू किया है ना? तो किसी ने क्वेश्चन पेपर देखा है? जिन्होंने एग्जाम नहीं भी दिया है उन्होंने भी? हाँ अच्छा, आप लोगों में किनके पास जो है नेट है? किसी का नेट भी है आप लोगों में से? हाँ जी भैया। विशाखा, ओके ओके। हाँ, और किसी के पास नेट? हाँ, और किसी का नेट वगैरह है क्या? चलो, आप लोगों में से जो मास्टर्स जिनका हो चुका है या फिर जो मास्टर्स कर चुके हैं, कोई ऐसा कोई? सबका मास्टर्स कंप्लीट है या कोई मास्टर्स कर रहे हैं? तो मास्टर्स कर रहे हो किरण? आपसे लगता है जी पहले सर। बात हुई थी ना किरण? आपकी आवाज नहीं आ रही हाँ जी भैया। है ना? चलो, किरण मास्टर्स मास्टर्स परस्यूइंग थर्ड परस्यूइंग, सेमेस्टर। ओके परस्यूइंग, वेरी गुड। हाँ मिस्टर उदय, आप मास्टर्स कर रहे हो? जी सर। ओके, अभी सेकंड ईयर चल रहा है? जी, थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर, डू यू सही? जी। ओके, सोमा मंडल मास्टर्स फर्स्ट सेमेस्टर, ओके। और कोई बच्चा जो मास्टर्स सभी कर रहे हैं? बाकी सब बच्चों का मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है? दिल्ली के अतिरिक्त कोई, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त और कोई किसी अन्य विश्वविद्यालय से कोई है? जी जी सर, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से शुभम रॉय बोल रहा शुभम, शुभम, ओके हूँ। जी शुभम, जी जी। जामिया से है, ओके वेरी गुड। और कोई बच्चा? मेरी कंप्लीट हो गई है सर अच्छा, मास्टर्स। मास्टर्स हो चुकी है ना? ओके, जी ठीक है। और कोई बच्चा लोग? तो मैं मान के चलूं कि बाकी जो बच्चे हैं, है ना, उनका सबका मास्टर्स हो चुका है, कुछ ही बच्चे जो मास्टर्स परसुइंग है ना? चले बच्चा, तो ये जो नेट जैफ एग्जाम है ना, ये एक प्रकार का यात्रा है, ट्रेवल है ना? तो मेरा नहीं हुआ है, ओके मोहित, कोई नहीं, ठीक है, योग से हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जो है कुछ चीजें आपको बहुत ध्यान से रखना है, ध्यान रखना है जिस बातों पे, है ना? अगर यदि आप सिलेबस देखे होंगे सभी ने, है ना, तो कितने यूनिट है बच्चा पेपर 2 में, संस्कृत वाले यूनिट में, संस्कृत सब्जेक्ट में कितने यूनिट है सिलेबस में? 10 यूनिट। 10। मुझे लगता है कि काफी बच्चे सिलेबस भी नहीं देखे हैं, है ना? चलो, तो ठीक है, 10 यूनिट है, तो उसमें आप देखे होंगे कि लगभग सारे जो संस्कृत की विधा है ना, उसमें ग्रामर भी पढ़ना है, दर्शन भी पढ़ना है, वेद भी पढ़ना है, अभिलेख भी पढ़ना है ना, साहित्य भी पढ़ना है, पुराण भी पढ़ना है, लगभग जो है संस्कृत की जितने भी विधा है सबको कवर जो है वो सिलेबस करता है ना? और अब जो है क्वेश्चन पूछने के जो पैटर्न है पिछले 3 साल से, जब से इनका सिलेबस चेंज हुआ था 2019 में, है ना, तो उन्होंने क्या किया कि हर साल जो है जब भी एग्जाम हुआ, कोविड के कारण तो एक बार ही हुआ था, है ना, हर एग्जाम के दौरान क्या है कि उन्होंने जो है पैटर्न जो है बिल्कुल चेंज कर रहे हैं, है ना? तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा के देखो, उसमें देख, एक मिनट, हाँ, लगेगा कि हर बार जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछने का जो है तरीका चेंज कर रहे हैं, है ना? तो अब जो है एग्जाम, यानी नेट जैफ के एग्जाम, अभी तक तो निगेटिविटी है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में निगेटिव मार्किंग भी आ सकती है ना, जिस हिसाब से वो पैटर्न बदल रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना? और निगेटिव मार्किंग जैसे ही आता है किसी भी एग्जाम में तो बिल्कुल जो कट ऑफ है बिल्कुल नीचे चला जाता है ना बच्चा? और इस बार जो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था, मतलब बच्चों के लिए भी, है ना, तो आपने देखा होगा कि सर सीधे जो कट ऑफ है बहुत ही डाउन चला गया था। जितना इस बार जो कट ऑफ गया है, ये कट ऑफ 2014 में आता था, 2013 में इतने कट ऑफ पे जेआरएफ होता था ना। अब जो है ये बिल्कुल ना माने कि आप लोग के नेक्स्ट टाइम भी कट ऑफ वही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ना?
तो बच्चे समझ रहे हैं कि एनटीए जो है किस तरह के क्वेश्चंस बना रहे हैं, किस तरह से पूछा जा रहा है ना? इस एग्जाम के लिए आपको हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना है अपने ऊपर, है ना? ज्यादातर क्वेश्चन आपने देखा होगा, ग्रामर कुछ थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना? जनरली जो गुरुकुल परंपरा से नहीं है, जो डायरेक्ट जो है मॉडर्न सब्जेक्ट से पढ़ के जो है बीए इत्यादि जो है संस्कृत में करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ग्रामर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ना? तो इस बार लगभग काफी संख्या में ग्रामर के क्वेश्चंस थे। अधिकतर बच्चों ने जो है कुछ सिली मिस्टेक भी किया था। तो ग्रामर वाले क्वेश्चन कुछ इजी भी थे, तो उसमें भी बहुत ही गलती रहा है बच्चों का, है ना? तो ये जो एग्जाम आपसे क्या चाहता है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता है कि बहुत ज्यादा आपको हर यूनिट में एक्सपर्ट हो जाए आप, है ना? ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। बारीकियां आपको पता होनी चाहिए, है ना? किसी भी ग्रंथ का या किसी भी यूनिट का, है ना? क्वेश्चंस को आप गहराई से देखेंगे तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वो लोग। ये नहीं पूछते कि रामायण के लेखक कौन है ना? या फिर जो है बहुत थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चंस में। पैराग्राफ जो कभी भी नहीं आता था, है ना? 2020 से पहले पैराग्राफ कभी नहीं पूछा गया था। पैराग्राफ देकर अब पैराग्राफ भी पूछा जा रहा है ना? वो भी 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं पैराग्राफ से संबंधित, है ना? तो बच्चा हमें जो है एक तो सामान्य परिचय स्तर पर भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए, विशिष्ट अध्ययन भी उन्होंने यूनिट वाइज बांटा हुआ है कि सामान्य परिचय के साथ साथ विशिष्ट अध्ययन भी चाहिए। तो बच्चा हमें दोनों तरीके से अच्छे से पढ़ना है उस पर, ठीक है? और इसमें जो है मैं आपकी पूरा जो है भरपूर सहयोग करूंगा। और चूंकि ये ऑनलाइन माध्यम है ना? तो मास्टर्स की जो क्लास आप जैसे करते हैं अपने अपने विश्वविद्यालयों में, है ना? वो क्लास और ये किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना, एंट्रेंस एग्जाम का, दोनों में पैटर्न बिल्कुल अलग होता है ना? यदि आप ये सोचे कि मैं यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्रकांड विद्वान बना दूंगा, है ना? तो ऐसा नहीं है। हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का तरीका अलग होता है ना? बहुत ज्यादा हम लोग डिटेल में, है ना? जैसे होता है ना कि 1 घंटे का लेक्चर में क्या होता है, एक कोटेशन हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं, है ना? व्याख्या कर रहे हैं, तो उस तरह से ये चीजें यहाँ पे नहीं होगा। हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। हमें ये देखना है, सीखना है कि जो एंट्रेंस एग्जाम है ये हमसे क्या चाहता है ना? किस लेवल की प्रिपरेशन वो चाहता है। तो सबसे पहले 2 काम आप आज ही करना, है ना? एक तो सिलेबस अच्छे से याद कर लो, है ना? कि पेपर 1 या पेपर 2 दोनों के सिलेबस में किस यूनिट में क्या हमें पढ़ना है ना? कितना अध्याय या कितना सर्ग, कितना अंक पढ़ना है ना? क्या-क्या टॉपिक लगा, कौन-कौन सा सूक्त लगा हुआ है, कौन सा उपनिषद लगा हुआ है ना? तो एक-एक चीज जो ना मतलब जिसे कहते हैं जीवा पे होना, वो पता होना चाहिए। एक दूसरा काम क्या करना आप लोग कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कम से कम, है ना? 3 साल 4 साल का तो जरूर देखो। आज ही देख लेना, इस काम को आज ही करना, ठीक है बच्चा? 3 से 4 साल का जो लगभग 2019 का 20 का, है ना? ये मतलब 4 साल का क्वेश्चन देखो और देखो कि आप की क्वेश्चंस जो है किसी भी क्वेश्चन को कितने तरीके से वो लोग पूछ रहे हैं, है ना? उसी माइंडसेट से हमें पढ़ना है, ठीक है? तो क्वेश्चन एक तो सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से देख के, अच्छे से उनका जो अन्वेषण करके, है ना? ऑब्जर्वेशन करके देखिए कि क्या पूछ रहे हैं आजकल, है ना? हमें किस टॉपिक को किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है ना? ये 2 बातें जरूर ध्यान रखना। और तीसरा ये है, क्योंकि ये ऑनलाइन माध्यम जो है हम लोग क्लास करेंगे, तो कभी 1 घंटा भी हो सकता है, कभी 1.5 घंटा भी हो सकता है, ठीक है बच्चा? क्योंकि लगातार 3 घंटा 4 घंटा ऑनलाइन के माध्यम से संभव नहीं है। तो इसमें आपकी मेहनत ज्यादा लगेगी, ठीक है? क्योंकि इसमें मैं प्रत्यक्ष रूप से आपको नहीं देख पाऊंगा कि आप ध्यान पूर्वक देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ऑफलाइन में तो इजीली पता चल जाता है कि बच्चा सो रहा है, जग रहा है, क्या कर रहा है, ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो क्लास के दौरान हम लोग पूछेंगे भी, है ना? तो एक्टिव रहिएगा, है ना? ज्यादातर जो जिम्मेदारियां हैं आप पे ही रहेगी। मैं जो एक मीडियम हूँ, है ना? मैं बता सकता हूँ कि बच्चे इस चीज को ऐसे पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना? तो ज्यादातर मेहनत आपको ही करना है। यहाँ पे पढ़ने के बाद सेल्फ स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी जिनका भी एग्जाम क्लियर हुआ है, जिन्होंने भी जीआरएफ निकाला है, उन सबसे अगर आप पूछोगे तो वो कहेंगे सेल्फ स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट है ना?
तो यहाँ की एक क्लास की घंटा, एक क्लास की जो आपको क्लास होगा, घर जाके आपको उसको 2 घंटा 3 घंटा देना होगा। यानी सेल्फ स्टडी विद जो है ऑनलाइन क्लास, दोनों एक साथ यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट हो सकता है ना। और तीसरा क्या है बच्चा, रेगुलर आना है ना। जितने भी बैचेस अभी तक हुए हैं, है ना, जो रेगुलर रहा है उनका जो है एग्जाम जो है क्लियर हुआ है ना। तो रेगुलर जरूर रहिएगा क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, है ना। रेगुलर नहीं रहेंगे तो बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है बच्चा। अब डेमो क्लास में आज हम लोग थोड़ा सा दर्शन पढ़ लेंगे, दर्शन थोड़ा सा, है ना। जैसे कि लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में जैसे सांख्य कारिका लगा हुआ है, सांख्य दर्शन का कोई ना कोई एक प्रकरण ग्रंथ है ना। तो बच्चे लोग बताओ, सांख्य कारिका के विषय में कुछ जानते हो आप लोग, क्या है वो ग्रंथ? हाँ सर दूसरा बार बोलिए, मैंने सुनाई नहीं दिया। हाँ, अच्छा, जनता सरकार, बंगाल से हैं आप? हाँ सर। अच्छा चलो, अभी एक मिनट रुको। हाँ, प्रश्न ये है कि सांख्य कारिका के विषय में क्या जानते हैं आप लोग, क्या समझते हैं? सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का एक আমি কি বাংলায় বলবো স্যার? मी बंगाली ना आवे, है ना। আমি তো হিন্দি অত ভালো জানি না। हाँ हाँ, हमें हिंदी जाना है, हिंदी बोलो, है ना। सांख्य कारिका ये जो ग्रंथ है, हाँ, सांख्य दर्शन का ऊपर है। ये ईश्वर कृष्ण ने इसको लिखा है। तो प्रकृति एंड पुरुष, ठीक है। इन दोनों का जो संपर्क है वही इस ग्रंथ में कहा गया है। जैसे प्रकृति वो पुरुष से निकलता है, उनके बाद मोह व बुद्धि, उनके बाद अहंकार, और अहंकार का 3 गुण है, सत्व रजस तमो। तो सत्व गुण में पंचेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों और मन, ये मतलब এটা তৈরি হয়। আর এদিকে সাত্বিক যে গুণগুলো থাকে, चलिए आप प्रयास সেই करें, সাত্বিক গুণ बहुत अच्छा। থেকে এগুলো তৈরি হয়। আর রজগুণ থেকে সেরকম হয় না। তমগুণ থেকে আবার পঞ্চভূত, আর পঞ্চভূত থেকে पंच तन्मात्र, এইগুলো তৈরি হয়। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जयंता जी, है ना। तो बच्चा यहाँ पे जो है हम लोग, है ना, एक कोटेशन पढ़ेंगे, है ना। एक सामान्य परिचय अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, हम लोग सीधे कोटेशन पे देखेंगे। जब क्लास पूर्ण रूप से सही तरीके से स्टार्ट होगा तो हम लोग सामान्य परिचय के साथ पढ़ें। ठीक है, आज डेमो क्लास है तो इसमें आप जानते भी हैं, है ना, कि दर्शन किसको कहते हैं, दर्शन की कितनी शाखाएं हैं। हाँ बच्चा, मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो। कैसे मैं, मेरा जो हिंदी है ये कैसे अच्छा होगा? अच्छा, हिंदी कैसे अच्छा होगा, ठीक है, वो इसके बाद हम लोग क्लास के लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, डोंट वरी, हिंदी भी अच्छी हो जाएगी। संस्कृत अगर आती है हमको तो समझ आते हैं, लेकिन मैंने कुछ बोल नहीं पाता। कोई नहीं, उस पर भी हो जाएगा चर्चा क्लास के लास्ट में, आप पूछना। ठीक है, चलो बच्चे यहाँ पे देखो, है ना। तो ये जो है सांख्य कारिका, आप जानते हैं सांख्य दर्शन, सांख्य कारिका जो है सांख्य दर्शन का एक जो है, अगर आपको सांख्य दर्शन समझना है ना, तो आपको क्या है, सांख्य कारिका एक छोटा सा ग्रंथ है ना। मूल ग्रंथ को समझने के लिए जो है प्रकरण ग्रंथ होते हैं, है ना। उसको समझने के लिए जो है प्रकरण ग्रंथ में जो है मूल ग्रंथ के ही सामान्य तौर पे जो है जितनी सिद्धांत वगैरह है, मतलब उसको अध्ययन से आप बहुत इजीली जो है सांख्य दर्शन को समझ सकते हो कि सांख्य दर्शन क्या है, किस सिद्धांतों को वर्णन करता है, किस पे कितने वो तत्व है ना। तो बेसिकली यहाँ पे सांख्य कारिका के सामान्य परिचय, है ना। सांख्य कारिका का राइटर कौन है बच्चा? हाँ, किसी को पता है सांख्य कारिका का राइटर कौन? ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण। बहुत सुंदर, है ना। अब यहाँ पे आप देखे होंगे कि ये जो, और सांख्य दर्शन के राइटर कौन है फिर? सांख्य दर्शन का 2 ग्रंथ है, एक जो पंचोशिक और षष्ठी तंत्र, और कपिल मुनि और शंकर सूत्र है, और उसको शंकर षडाध्यायी भी कहा जाता है। ओके, हाँ, एक मिनट, राइटिंग पैड में लगा लो, है ना।
एक बार देखते हैं ना। चलो बच्चा देखो यहाँ पे, तो जो ये सांख्य दर्शन है ना, इनके जो राइटर आप जानते हैं कपिल हैं। तो कपिल मुनि से जो है कैसे कैसे जो सांख्य दर्शन का जो सिद्धांत है या जो दर्शन है, कैसे कैसे आगे जो है गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ता है। तो कपिल मुनि से जो है फिर आसुरी नाम के एक शिष्य होते हैं, है ना। तो उनको ये सांख्य दर्शन जो है वो ज्ञान कराते हैं। आसुरी जिससे फिर पंच सिख में जाता है। इसी गुरु शिष्य परंपरा से जो है अंत में जो है ईश्वर कृष्ण जो है जो सांख्य कारिका के फॉर्म में उसे निबद्ध भी करते हैं, है ना। ये गुरु शिष्य परंपरा भी ये रहता है इसमें। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा जा सकता है बच्चा कि एक तो गुरु शिष्य परंपरा के सबसे पहले कौन हुए, है ना। उनके बाद इसे वो ग्रंथ का सिद्धांत प्राप्त हुआ, उसके बाद क्या प्राप्त हुआ, है ना। तो प्रत्येक जो गुरु शिष्य परंपरा में उन्होंने प्रत्येक सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को अपने लैंग्वेज में लिखा, है ना। यदि कपिल मुनि से के बारे में कहा जाए तो उन्होंने सांख्य सूत्र लिखा, अर्थात सांख्य दर्शन, है ना। फिर कपिल मुनि से आसुरी आचार्य हैं, उन्होंने उस सांख्य सूत्र को समझा, है ना, और उसे जो है उन्होंने प्रवचन के माध्यम से उन्होंने कपिल मुनि से प्राप्त किया था, इसलिए जो है ये सांख्य प्रवचन सूत्र कहलाए। आसुरी के बाद जो पंच सिख आते हैं, जिन्होंने सांख्य सिद्धांतों को जो है षष्ठी तंत्र नामक ग्रंथ में निबद्ध करते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर कृष्ण भी आते हैं, जो संपूर्ण सांख्य दर्शन को जो है एक प्रकरण ग्रंथ में जो है सांख्य कारिका नामक ग्रंथ से वो इसे निबद्ध करते हैं। तो एक क्रम भी याद रखिएगा। और आपने देखा होगा कि एग्जाम में क्रम पूछा जाता है, राइटर का क्रम हो या ग्रंथों का क्रम है ना। तो क्रम जो है याद कीजिएगा, चाहे साहित्य के दृष्टिकोण से। साहित्य के क्वेश्चन में भी क्या होता है, साहित्यकारों का क्रम पूछा जाता है। व्याकरणों का जो राइटर है उनके भी क्रम पूछा जाता है, यानी लगभग क्रम से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो जहां पे भी इस तरह के क्रम आपको दिखाई देता है, इसे जरूर ध्यान रखें, है ना। उसके बाद जो है इनका जो सामान्य परिचय जो हम लोग बाद में देखेंगे, कपिल मुनि के सामान्य परिचय, मतलब इनके माता पिता कौन है ना। और इसके बाद जो है ना, सांख्य कारिका को किन किन नामों से जाना जाता है ना। इस तरह के भी प्रश्न पहले पूछे गए, 2019 के आसपास पूछा गया था कि सांख्य कारिका के अन्य नाम क्या क्या है। दिख रहा है बच्चा आप लोग को, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर, हमको मैं जानती हूँ, है ना। तो बच्चा सांख्य कारिका के क्या क्या नाम हो सकता है, या क्या क्या नाम आप लोग जानते हैं? सुवर्ण सप्तशती, एक मिनट, हिरण्य सप्तशती, शंख सप्तशती। एक मिनट बच्चा, कोई और बच्चा? हाँ, कोई और बताना नहीं? किरण, मोहित, प्रेमलता, शुभम, आप लोगों में से कोई? हाँ, किसी को पता है कि सांख्य कारिका को किन किन नामों से जाना जाता है और क्या क्या नाम है सांख्य कारिका का? हाँ बच्चा। सांख्य सप्तती, सुवर्ण सप्तती, हिरण्य सप्तती और षष्ठी तंत्र। षष्ठी तंत्र शायद नहीं है। तो वही है, सुवर्ण सप्तती, हिरण्य सप्तती और सांख्य सप्तती। ओके, ठीक है। हाँ हाँ, कोई और बच्चा? हाँ, तनु, ट्विंकल, आप लोगों में से? चलो कोई बात नहीं, है ना। तो देखो इनके बहुत सारे नाम जो है प्राप्त होते हैं, है ना।
स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? तो ये क्या है? सांख्य सप्तति है ना, हिरण्य सप्तति, स्वर्ण सप्तति, कनक सप्तति और निरीश्वर सांख्य। निरीश्वर सांख्य क्यों कहते हैं बच्चा? हाँ, क्यों इसे क्योंकि- निरीश्वर सांख्य कहा गया है? क्योंकि ईश्वर को नहीं मानने के कारण। हाँ, इसमें बेसिकली क्या है, 25 तत्व है जिसमें नहीं सर, ईश्वर को इस लोग तो मानते हैं, लेकिन इसको ईश्वर का जो बॉडी है इसको नहीं मानते। अरे बच्चा, इसमें 25 जो तत्व है, ईश्वर को जो है ना, डायरेक्ट ईश्वर का कोई वर्णन नहीं है ना, प्रकृति और पुरुष ये दो ही मानते हैं। इनसे ही जो 23 जो तत्व निकलते हैं, है ना, वो अलग अलग तत्व हम लोग देखेंगे भी कि किससे क्या उत्पन्न होता है ना। ईश्वर को जो है नहीं मानता, ईश्वर नाम का कोई तत्व इसमें नहीं है। बेसिकली प्रकृति और पुरुष है। ठीक है बच्चा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो ये जो है इनके सांख्य कारिका के कोई विशेष नाम है, सांख्य सप्तति, हिरण्य सप्तति, सुवर्ण सप्तति, कनक सप्तति और निरीश्वर सांख्य। ये सप्तति शब्द से क्या तात्पर्य है बच्चा? सप्तति शब्द से क्या तात्पर्य है? 70 कारिका। हाँ, यानी जो सांख्य कारिका है, सांख्य कारिका के जो सिद्धांत है वो 70 कारिकाओं में निबद्ध होने के कारण इसका जो नाम है, जो आप देखते हैं एक विशेषण सप्तति, ये प्रयोग किया है। ठीक है, तो विशेष नाम में ध्यान रखना। और एक चीज ये पहले किसी एग्जाम में पूछा गया था, है ना, जो यदि आप DTPSP के TGT के प्रिपरेशन करते होंगे या किसी स्टेट लेवल का TGT PGT या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूपी में या अभी हिमाचल प्रदेश में भी होने वाला है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखेंगे यहाँ पे भी। यानी नेट जैप का अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो इसके समानांतर जितने भी एग्जाम्स हैं लगभग कॉमन ही सिलेबस है, बस 2-4 ग्रंथ क्या है ऊपर नीचे है ना। तो नेट जैप का सिलेबस इतना अच्छा है कि आप यदि इस सिलेबस को अच्छे से कवर करते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्स में ये सिलेबस जो है बहुत ही हेल्पफुल होता है ना। ये सिलेबस जो है सिर्फ नेट जैप तक ही सीमित नहीं है, हर एग्जाम में आपको ये कहीं ना कहीं आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। 2-4 ग्रंथ कुल एक्स्ट्रा होता है, जैसे शिवराज विजयम इत्यादि अलग से आपको पढ़ना होता है अलग अलग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ये सिलेबस को अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िएगा तो बहुत लाभ मिलेगा आपको, है ना। तो एक HT कॉलब्रुक का है ना, इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले सांख्य कारिका नामक जो सांख्य दर्शन पर आधारित जो प्रकरण ग्रंथ है इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, इंग्लिश अंग्रेजी में जो है अनुवाद किया था। इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे इनका नाम। ठीक है बच्चा, कौन है, इनका नाम क्या है बच्चा जिन्होंने सांख्य कारिका को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? क्या नाम है योगी? HT कॉलब्रुक। बहुत अच्छे। और क्लास में जितना आप बोलेंगे उतना वो याद होगा। ठीक है बच्चा, तो क्लास में सिर्फ श्रवण नहीं करना, सिर्फ सुनना नहीं है, बोलना भी है। जितना पार्टिसिपेट करेंगे आप उतना जो है याद रहेगा कि हाँ मैंने क्लास में बोला था, वो याद रहता है। इसका लाभ मेन एग्जाम में आता है ना। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए। सिर्फ सुनना है तो सुनने के लिए तो बहुत सारे साधन है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, है ना। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है क्लास में परफॉर्मेंस कीजिए, क्लास में बोलिए, एक्टिव रहिए। ठीक है, चलो अच्छा। तो सांख्य कारिका जो ईश्वर कृष्ण के द्वारा लिखा गया है ना, इसमें बहुत सारे टीका ग्रंथ भी लिखे गए, अलग अलग आचार्यों के द्वारा जो है टीकाएं भी लिखी गई। टीका क्या होता है बच्चा, तो बताएंगे टीका क्या होती है, किसको कहते हैं टीका? हाँ बच्चा, किसी ग्रंथ के ऊपर जब कोई उस ग्रंथ को इजी करने के लिए जब और दूसरे कोई ग्रंथ लिखते हैं उसको टीका ग्रंथ कहते हैं। हाँ, टीका बेसिकली क्या होता है कि व्याख्या करना, किसी चीज को और एक्सप्लेन करना, है ना, तो टीका है। ठीक है बच्चा, तो बहुत सारे जैसे क्या होता है कि बहुत सारी फैकल्टीज होती हैं, है ना, बहुत सारे टीचर्स होते हैं अलग अलग फील्ड के, है ना। अलग आपके डिपार्टमेंट में क्या होंगे, साहित्य शास्त्र के अलग व्याख्याकार होते हैं, है ना, व्याकरण के अलग फैकल्टीज होती हैं, वेद के अलग फैकल्टीज होती हैं, है ना। तो उसी प्रकार से एक सांख्य कारिका नामक जो ग्रंथ है या सांख्य दर्शन जो है, इनके जो है अलग अलग टीचर्स हैं, है ना, अलग अलग जो है इसमें जो है आप लोग अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं ना। जैसे यहाँ पे गौड़पाद भाष्य जो है
आचार्य गौड़पाद ने लिखा। ये गौड़पाद भाषा सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से माठा वृत्ति है जो आचार्य माठा के द्वारा लिखा गया है। वाचस्पति मिश्र जो है सांख्य तत्व कौमुदी नामक ये टीका उन्होंने जो है सांख्य कारिका पे वो लिखते हैं। ठीक है, ऐसा ही जय मंगला टीका है। तो आपने देखा होगा कि टीका से भी संबंधित प्रश्न इस बार पूछा गया था, है ना। टीका का भी नाम, कई बार टीका का नाम दे देते हैं या फिर आचार्य का नाम देकर मैचिंग ले देते हैं, है ना। तो प्रत्येक ग्रंथ चाहे व्याकरण से हो, दर्शन से हो, साहित्य से हो, है ना, टीका और टीकाकार का नाम आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। प्रत्येक इस बार तो मतलब उन्होंने जो है पूछ ही लिया, हर साल एक न एक टीकाकार वो पूछते ही पूछते हैं, है ना। तो इस बार ये काव्य प्रकाश से संबंधित टीकाओं के विषय में पूछा था, है ना। उससे पहले मनुस्मृति से पूछा गया था, है ना। तो टीका और टीकाकार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अच्छे से इसे याद भी रखिएगा। ये तो बिल्कुल याद रखने वाली चीजें हैं, है ना। इसके अतिरिक्त और भी टीकाकार हैं, है ना, जैसे अनिरुद्ध है, नागेश भट्ट है, विज्ञान भिक्षु इत्यादि हैं, है ना। ये सारी जो है सांख्य कारिका, सांख्य दर्शन पे जो है टीकाकार है। और इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है ना। सांख्य कारिका के अंतर्गत आपको दुखों के बारे में पढ़ना है ना। 25 जो तत्व है वो 25 तत्व कौन कौन सा है ना, इसके विषय में पढ़ना है। गुण के विषय में पढ़ना है, शरीर के विषय में पढ़ना है ना। और बहुत सारे सिद्धांत भी पढ़ने हैं, जैसे पुरुष बहुत्व का सिद्धांत, सत्य कार्यवाद का सिद्धांत, है ना। ये कुछ विशेष जो है टॉपिक है जिसके जो सांख्यिक कारिका के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ पढ़ेंगे प्रमाण कितने प्रकार का मानता है ना। सर्व कितने प्रकार का जो है इस सांख्यिक कारिका में बताया गया है ना। मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, ये कुछ जो है टॉपिक आपको पढ़ना है। और सिलेबस में अगर आप देखोगे तो सिलेबस में 5-6 टॉपिक लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही टॉपिक पढ़ना है। सिलेबस देखा है बच्चा आप लोगों ने, है ना। सिलेबस उठा के देखोगे तो कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, अच्छा कि सांख्यिक कारिका में तो बस पुरुष बहुत्व का सिद्धांत लिखा हुआ, पुरुष बहुत्व, है ना, सूक्ष्म से इत्यादि, तो बस वो टॉपिक कवर करके चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि सिर्फ उसी टॉपिक पे ध्यान देना है। इसका मतलब है कि आपको ग्रंथ पूरा पढ़ना है ना। तो सिलेबस में कई बार किसी भी एग्जाम के सिलेबस उठा के देखिए, वो जो है सिलेबस में एक एक चीज एक्सप्लेन करके नहीं बताते हैं कि हम ये पूछेंगे या ये टॉपिक पूछेंगे, है ना। वो नाम देते हैं और कुछ विशेष टॉपिक का नाम लिख देते हैं, है ना। तो सांख्यिक कारिका हमें पूरा पढ़ना है, किसी भाष्य के अकॉर्डिंग या किसी टीकाकार के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, मूल के अनुसार सांख्यिक कारिका पढ़ना है ना। तो पूरे ग्रंथ को पढ़ना है, ठीक है बच्चा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आज हम लोग एक कोटेशन करेंगे इसमें, है ना, जो पहला कोटेशन है ना। चलिए आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेंगे? किरण पढ़ोगे और ध्यान से देखिएगा इसको। हाँ किरण, पढ़ना है? हाँ जी सर। हाँ पढ़ो दुख किरण। त्रय विघाताज जिज्ञासा तत्प्रघात घात के हेतु दृष्टे सा पार्था चेन्नई कांतात्यंतो अभावात्। हाँ बहुत सही, है ना बच्चा। देखो, है ना, एक तरह से आप कह सकते हैं ये मंगलाचरण भी है ना। पता है राइटिंग पैड आज काम नहीं कर रहा है ना। चलो बच्चा 1 मिनट, दूसरे मिनट। चलो इसमें जो पहला शब्द है ना,
दिख रहा है बच्चा? दिख रहा है ना आप लोग को? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। जी सर, आवाज आ रही ठीक है ठीक है, चलो बच्चा देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने देखा एक शब्द है दुख त्रय, है ना? कितने प्रकार का दुख होता है बच्चा? 3 तीन प्रकार का तीन थ्री प्रकार थ्री का। ठीक है, ओके, वेरी गुड। इस पद का संधि विच्छेद करोगे कोई? क्या है संधि विच्छेद? इस पद में संधि विच्छेद कोई करेगा बच्चा? बताओ, संधि विच्छेद कोई भी? सर मैं करूं? हाँ बिल्कुल। दुख त्रय, दुख त्रय, बहुत बढ़िया, अभिघातात्, ओके वेरी गुड, है ना? कौन सी संधि है बच्चा? कौन सी संधि दिख रही है? दीर्घ संधि, दीर्घ, हाँ बहुत सुंदर। तो हम लोग व्याकरण भी देखते जाएंगे, है ना? चलो बच्चा, जिज्ञासा तत्, हाँ अभी आ रहे हैं ना? चलो देखो यहाँ पे। तो इसमें ईश्वर कृष्ण क्या कहते हैं, है ना? कहते हैं कि यदि किसी को जो है दुख है किसी प्रकार का, है ना? अब लौकिक मनुष्य को तो दुख हर क्षण रहता ही रहता है ना? तो इसमें प्रश्न करते हैं कि क्या 3 प्रकार के जो दुख है ना? अभिघाता, अभिघात का मतलब क्या होता है? एक शब्द है अभिघात। अभिघात करना हिंदी में भी आप लोग प्रयोग करते हैं। अभिघात का मतलब क्या होता है? अभिघात का मतलब प्रहार करना, परेशान होना, कष्ट पहुंचना, ये सभी इसी का अर्थ, ठीक है? इसको भौतिक दुख कहता है। नहीं बच्चा, भौतिक दुख अलग है, वो 3 प्रकार के दुखों में आता है। अभिघात के शब्द का मैं मतलब बता रहा हूँ, है ना? अभिघात का मतलब प्रहार करना, कष्ट पहुंचाना, है ना, नुकसान होना, ये सब अभिघात का अर्थ है ना बच्चा? जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? जानने की इच्छा, है ना? तत् अपघात के है। अपघात क्या? यहाँ पे अभिघात है, ये यहाँ पे अपघातक है ना? उत्सुकता, जिज्ञासा, वेरी गुड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ अभिघात है, यहाँ पे अपघात है ना? अपघात का मतलब अभिघात, अपघात, अपघातक का मतलब दूर करना, दूर करना, निवारण, है ना? निवारण, है ना? प्रॉब्लम को जो है दूर करना। हेतु मतलब, हेतु मतलब कारण, है ना? तो इसका भाव क्या हो गया, है ना? दृष्टि का मतलब लौकिक उपाय, ध्यान रखिएगा बच्चा, है ना? दृष्टि का मतलब लौकिक उपाय, इसका अभी मीनिंग देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो एक पद आएगा सा। तो ये सा पद एग्जाम में पूछा भी गया है, ये कोटेशन देकर कि सा पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? बताओ बच्चा, सा पद किसके लिए प्रयोग है? यहाँ पे जो सा है वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, क्या है? सर स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। तो बताओ बच्चा, सा पद इस कोटेशन में किसके लिए प्रयोग किया गया है? 3 प्रकार के दुख के लिए। नहीं, तो 3 प्रकार के दुख के लिए। तो बताओ, दुख तरह स्त्रीलिंग है क्या? दुख तरह शब्द जो है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, क्या है? प्रकृति के लिए, प्रकृति के लिए, प्रकृति के लिए, सा एक प्रकृति के लिए सर। यहाँ तो प्रकृति शब्द तो आया नहीं है। बोलो, ये एग्जाम में पूछा गया था बच्चे की कोटेशन। जिज्ञासा, जिज्ञासा, वेरी गुड, सात्र एग्जैक्टली, जिज्ञासा विद्यते। वेरी गुड, वेरी गुड। सा जिज्ञासा अपार्थ, है ना? तो एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा रहा है बच्चा। अगर हम लोग डायरेक्ट बस इसकी हिंदी समझ के चले जाए एग्जाम देने के लिए, तब वो पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है ना? आपको सर्वनाम पद से पूछ लिया जा रहा है या किसी पद का विशेष अर्थ भी पूछ लिया जा रहा है ना? तो ध्यान रखिए, ये जो सा पद है ना प्रकृति के लिए ना दुख तरह किसी के लिए नहीं आया, ये जिज्ञासा के लिए आया है। और ऐसे भी पता कर सकते हो, यदि सा स्त्रीलिंग है तो इसका जो सा का वाचक होगा वो भी स्त्रीलिंग पद ही होगा, दुख तरह सब तो होगा ही नहीं, है ना? तो किसके लिए बच्चा? वो जिज्ञासा पद के लिए है। ठीक है बच्चा, सा पद किसके लिए है?
जिज्ञासा के लिए, तो ऐसे ही आपको पढ़ना है। और यहाँ पे जो तत् अपघात के, इसमें जो तत् शब्द है, तत् शब्द किसके लिए प्रयोग किया है यहाँ पे? दुख त्रय के लिए, है ना। ध्यान रखना बच्चे, ऐसे प्रश्न पूछा जा रहा है। और हेतु पद में कौन सी विभक्ति दिखाई दे रहा है बच्चा, बताओ। हेतु पद में विभक्ति कौन सा है? हेतु पद कौन सी? बोलो बोलो। तृतीया। तृतीय, ओके। चलो एक बच्चा तृतीय कह रहे हैं। हाँ, बाकी बच्चे बोलो, गलत ही बोलो लेकिन बोलो। हाँ? सर तृतीया या षष्ठी होगी, इनमें से एक है। अच्छा, तृतीय या षष्ठ, ओके। कोई और बच्चा? सर षष्ठी। तो इति सूत्रेण षष्ठी विभक्ति। षष्ठी, ओके। और कोई बच्चा? षष्ठी, ओके। यहाँ पे किस रूप में है? हेतु में, कारण में, है ना। ये यहाँ पे जो सप्तमी रूप में है, ये है ना, ये क्या है? सप्तमी का एक वचन फॉर्म में है ना। तो ध्यान रखिए। उसके बाद क्या है? चेत एकांत, एक पद है एकांत। एकांत का मतलब क्या होता है? एकांत और अगला अत्यंतः, है ना। दो पद दिखाई दे रहे हैं। क्या मतलब एकांत का मतलब क्या होता है ना। दर्शन के भाषा में, है ना, दर्शन के लैंग्वेज में एकांत पद का क्या अर्थ होता है? कंफर्म, निश्चित, है ना, निश्चित, ठीक है। और अत्यंतः मतलब जिसका निश्चित रूप से अंत हो जाना, समाप्त हो जाना, है ना। अत्यंतः यानी समाप्त हो जाना, ठीक है, जो कभी दोबारा ना हो, है ना। एकांत मतलब निश्चित, अत्यंतः मतलब समाप्त हो जाना, है ना, समाप्त हो जाना। अब इसका भाव क्या है? देखो, ईश्वर कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि दुख त्रय अभिघाता, कोई भी प्रत्येक मनुष्य इस धरती पे क्या 3 प्रकार के दुखों से परेशान है ना। घाता मतलब परेशान है। ऐसे मनुष्य की जिज्ञासा वो जानना चाहते हैं, है ना, कि तद अपघात के, उस 3 प्रकार के दुख को, अपघात के मतलब कैसे दूर करें, वो कौन कौन सा कारण है जिनसे 3 प्रकार के दुखों को दूर किया जा सकता है ना। तब यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि कोई इंसान, है ना, दृष्ट, यदि लौकिक उपाय, है ना, लौकिक उपाय के द्वारा 3 प्रकार के दुखों को दूर करना चाहता है, वो क्या है? अपार्था। अपार्था का मतलब बच्चा, हाँ, अपार्था का मतलब क्या होता है बच्चा? बेकार है, व्यर्थ है, ठीक है बच्चा। तो ईश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि यदि कोई इंसान चाह रहे, है ना, कि लौकिक उपाय के द्वारा हम 3 प्रकार के दुखों को समाप्त कर दें, तो इंसान के लिए वो लौकिक उपाय क्या है? बेकार है। क्यों है? क्योंकि उस लौकिक उपाय के द्वारा एकांत, है ना, अत्यंत, क्योंकि लौकिक उपाय के माध्यम से हम 3 प्रकार के दुखों को निश्चित रूप से हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, यदि किसी को बुखार आ रहा है ना, तो इस दुनिया में क्या ऐसा कोई दवाई है या ऐसा कोई लौकिक उपाय है जिनको सेवन करने के बाद दोबारा बुखार ही ना आए किसी को? ऐसा संभव है क्या? बताओ, इस धरती पे बताओ, नहीं ऐसा कोई संभव। लौकिक उपाय है जिनसे हम बुखार को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दें, है ना। तो ये कहते हैं कि 3 प्रकार के दुखों को, ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि 3 प्रकार के दुखों को कभी भी कोई भी इंसान क्या कर सकता है? निश्चित रूप से पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकता है ना। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठ रहा है आप लोग से, तो फिर ऐसा कौन सा उपाय करें जिनसे हम पूर्ण रूप से 3 प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाए, है ना। वो आगे के कोटेशन में हम लोग पढ़ेंगे भी कि किस प्रकार के उपायों से हम 3 प्रकार के दुखों से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें एक एक शब्द देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई सर्वनाम पद आए तो किसके लिए आए, कोई पद है तो उसमें कौन सी विभक्ति आ सकती है ना। यदि किसी पद का विशेष अर्थ आ रहा है तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था। दृष्ट पद का अर्थ पूछ लिया गया था कि दृष्ट पद लौकिक उपाय है या वैदिक उपाय है ना, ये पूछा गया था। सा पद किसके लिए पूछा गया, वो अगर इंटरव्यू में जाओगे, है ना, तो आपसे पूछ सकते कि इसमें क्रियापद क्या है, या हेतु पद है तो इसमें जो है कौन सी विभक्ति है, सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, सा पद किसके लिए प्रयोग किया गया है,
तीन प्रकार के दुख कौन कौन से हैं वो हम लोग कब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भी कि दुख तरह कौन कौन सा होता है, जो नीचे अभी मैंने दे रखा है ना, नीचे देखोगे तो पूरा यहाँ पे आपको दिखेगा वो एक है ना। तीन प्रकार के दुख कौन कौन से हैं ना, तो किसी दिन चर्चा करेंगे हम लोग, तो पूरी पीडीएफ है इसकी है ना, सब हम लोग। तो ये छोटा सा एक डेमो क्लास था आप लोग के लिए है ना। अब इस पे प्रश्न क्या क्या पूछा जा सकता है या क्या क्या हम लोग प्रश्न कर सकते हैं इस पे है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यदि आपने अभी ध्यान से पढ़ा होगा या सुना भी होगा तो इजीली कर पाएंगे है ना। जिनसे मैं पूछूंगा वही बताएं, ठीक है। हाँ मोहित बताइए, मोहित। हाँ सोमा मंडल जी सर। बताइए पहला क्वेश्चन। शाङ्ककारिकाया प्रथमम् आङ्गल भाषायां अनुवाद कर्तार ऑप्शन डी एट्टी कालब्रुक। अरे वाह वेरी गुड। सबका यही विचार है बच्चा? उदय विकास Yes, विशाखा है ना, ये कौन है? बहुत सुंदर है ना। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, जिस दिन में जो टॉपिक कवर करेंगे उसी से संबंधित जो है कोटेशन या उनसे संबंधित प्रश्न भी सेम डेज को ही कर लेंगे। इससे जो है क्या होगा कि आपने जो पढ़ा बिल्कुल वो याद भी हो जाएगा है ना। बहुत सुंदर। चलो शिवेंद्र कुमार दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए। शिवेंद्र कुमार जी सर। हाँ बताइए। दुःखत्रय। दुखतर। हाँ बच्चा विकास मिश्रा और विशाखा आप दोनों बताओ। शिवेंद्र जी ने कहा है दुखत्रय, विशाखा विकास आप लोग बताओ। ठीक उत्तर है। ठीक है, योगिता। हाँ जी सर। वेरी गुड। दुःखत्रय। दुखतर। योगिता बताओ। हाँ ठीक है। ठीक है वेरी गुड है ना। हाँ डी ऑप्शन डी। सब किसके लिए? दुखत्रय के लिए है। बहुत सुंदर है ना। दुखत्रय के लिए। चलो बहुत बढ़िया है ना। चलो तनु है ना, तनु बताओ यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन। सर डी ऑप्शन। डी पक्का? यस सर। अच्छा वेरी गुड है ना। बताओ बच्चा सही है? किरण गौरव यस सर। हाँ नीलम। हाँ जी भैया। ओके नीलम बताओ जी सर। है ना। सर डी ऑप्शन है। हाँ किसके लिए? जिज्ञासा पद के लिए। वेरी गुड जिज्ञासा। है ना। चलो कौन बची रहे हैं? उदय ट्विंकल बताओ आप लोग, आप दोनों बताओ अगले क्वेश्चन में। जी बताइए। हाँ ट्विंकल, प्रेमलता, उदय बताइए इसका आंसर फोर्थ का। प्रेमलता आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसमें लौकिक उपाय आएगा, डीसी है आंसर। अच्छा हाँ इति बाकी भक्ति बच्चों। किमर्थम, तो इसमें हाँ लौकिक उपाय। ओके बाकी बच्चों बताओ सही आंसर। जी सर। हाँ ना? इति दिलते लौकिक उपाय आता है। अरे वाह वाह बहुत सुंदर है ना बच्चा। तो ये एक थोड़ा सा एक छोटा सा डेमो क्लास था है ना। ऐसे हम लोग संपूर्ण ग्रंथों को पढ़ेंगे है ना। और इसी प्रकार से हेतुपद में कौन सी विभक्ति है बच्चा? विभक्ति वचन बताओ। सब एक बचा। है ना। इसी प्रकार से षष्ठी एक वचन। हाँ इसी प्रकार से जो है यहाँ पे पूरा क्वेश्चंस बने हुए हैं आपके जो भी सांख्यिकी का लगा हुआ है ना, पूरा है ना। तो ऐसे हम लोग जो है प्रतिदिन जो है एक आवाज आ रही है मेरी? यस सर। है ना। तो बच्चा ये एक छोटा सा डेमो क्लास था है ना। जी कल सर। आप लोग का जो है पेपर 2 का पेपर 1 का डेमो क्लास हो जाएगा है ना, इसी टाइम पे 7 से 8। ठीक है बच्चा। तो कल पेपर 1 का डेमो क्लास के बाद कंफर्म कर दीजिएगा है ना कि किनको कंटिन्यू करना है। ठीक है बच्चा। उसके बाद जो है फिर हम लोग एक सही वे में पढ़ना हम लोग शुरू कर देंगे फिर हम लोग है ना। यानी मंडे से फिर आप लोग कल लास्ट डेमो क्लास है। ठीक है बच्चा।
उसके बाद जो है हम लोग अपने अपने जो है जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। 2 काम जरूर कर लेना आप सभी कोई, एक तो सिलेबस अच्छे से देख के आइएगा, दूसरा जो है ना, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है पिछले 3 साल 4 साल का देख के आइएगा, और कोशिश कीजिएगा समझने का भी कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो लोग, है ना। सिलेबस तो बिल्कुल समुद्र की तरह है ना, लेकिन उससे घबराना नहीं है कि बहुत ज्यादा सिलेबस है कैसे कवर होगा। इसमें मेहनत आपकी ज्यादा लगेगी, ठीक है। यदि मेहनत करने के लिए तैयार है तो मैं आप लोगों को तरीका बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे करना है, इस पे इस तरह से हमें ध्यान रखना है ना। तो ये है जो है ज्यादा समय आपको देना है, पढ़ाई पे सिर्फ स्टडी ज्यादा करना है ना। मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे करते हुए चलेंगे तो अच्छे से सिलेबस कवर हो पाएगा, ठीक है। तो सिलेबस कवर करने में आपकी भी खुद की मेहनत भी लगेगी, ठीक है बच्चा। बाकी अब कोई प्रश्न है आप लोग को तो पूछो, कोई प्रश्न नहीं है। हाँ नीलम सर मैं बोलो। ये कह रही थी कि आपने जो पढ़ाया उसका जो मतलब स्क्रीन पे आ रहा था, हाँ जैसे कि संख्या का टीका वगैरह, ये इसके नोट्स मतलब व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे ना? नोट्स की चिंता मत PDF कीजिए, में भेज देना। हाँ सारे पीडीएफ मिलेंगे आपको, है ना। उसकी नोट्स की चिंता जी मत कीजिए, जो क्लास में जी पढ़ाया सर। जा रहा है उतना याद भी हो जाना चाहिए, है ना। नोट्स तो आपको बहुत मिल जाएंगे, कोई जी दिक्कत नहीं है, नोट्स की चिंता नहीं करना, है ना। जी नोट्स ठीक जो है। है ना, रिवीजन के लिए है, और मूल ग्रंथ जरूर पढ़िएगा, है ना। जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, है ना, गाइड वाइड से पढ़ के अब नेट भी नहीं हो सकता है ना। तो मूल टेक्स्ट के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। जितना हो सकता है मूल टेक्स्ट उठाइए, सारे जितने भी टॉपिक लगे मूल ग्रंथ के हिसाब से पढ़ना है। गाइड के हिसाब से पढ़ के आप सोचोगे हम नेट जायज कर लें, वो होता था पहले 2018 से पहले, गाइड भी पढ़ के जाते थे तो नेट हो सकता था, लेकिन अब वो बिल्कुल भी नहीं। इस बार जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा उनको एहसास हुआ होगा, या फिर जिन्होंने भी नहीं भी दिया, क्वेश्चन देखोगे तो बिल्कुल लगेगा पता नहीं ये कहाँ से उन्होंने पूछा। हाँ, अब कुछ इजी क्वेश्चन भी रहे पूछे गए थे, कई बार बच्चे इजी क्वेश्चन में भी गलती करते हैं, ठीक है। तो वो सब हमें नहीं करना है, सीखना है ना। और रेगुलर रहोगे तो लाभ जरूर मिलेगा, है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने धैर्य से आपने मुझे सुना, है ना। बाकी फिर जो है हमारे साथ आपकी जो है क्लास की जो टाइमिंग है, मैं हफ्ते में 4 दिन ही पढ़ाऊंगा, है ना। यदि किसी दिन छुट्टी होगी, है ना, क्योंकि मैं भी एक वर्किंग हूँ, तो 4 दिन जो मैं फ्री हूँ शाम में, तो मैं 4 दिन मैं संस्कृत का लूंगा। एक टीचर जो है संस्कृत और पढ़ाएंगे आपको, है ना। और बाकी जो है पेपर जो है 2 या 3 दिन पेपर 1 भी होगा, वो टाइम टेबल हम लोग जो है कल के बाद आपको भेज देंगे, है ना। लेकिन क्लास का जो टाइमिंग 7 से 8:30, कभी 8:15 भी हो सकता है, कभी 8:30 भी हो सकता है ना। उससे ज्यादा 9 नहीं बजेंगे आपको, ठीक है बच्चा। और एक काम और, यदि किसी की संस्कृत अच्छी नहीं है, क्योंकि पेपर तो संस्कृत में ही पूछा जाएगा, संस्कृत बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल नहीं आता है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना। तो 8 बजे से जो है ना एक स्पोकन क्लास भी चलता है, संस्कृत स्पोकन, ठीक है। अभी तो उसके 2 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है ना। और ये हर महीने में स्पोकन क्लास चलता है। संस्कृत जो बिल्कुल नहीं भी जानता है ना, वो बोलना सीख जाएगा, समझना समझ जाएगा कि क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन। तो जो भी नेट जैक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या संस्कृत संबंधित जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए संस्कृत जानना बहुत जरूरी है, संस्कृत भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे संस्कृत में ही पूछे जाएंगे। जितने भी एग्जाम अब हो रहे हैं, पहले तो हिंदी में भी पूछ लेते थे, यूपी में जो होता था, लेकिन अब तो संस्कृत में आ रहा है, तो संस्कृत पे भी कमांड होना चाहिए, है ना। धीरे धीरे जो है, यदि अभी आज ज्वाइन करो तो आज तीसरा दिन, आज भी कर सकते हो, या फिर अगले महीने भी, हर महीने 10 दिन का कोर्स होता है, 1 घंटे का होता है बस, है ना। 1-2 सिविल कर लोगे तो बिल्कुल संस्कृत बोल सकते हो। और किसी भी इंटरव्यू में अगर आप आगे जाके इंटरव्यू फेस करोगे तो वहां पे संस्कृत लैंग्वेज में ही वो इंटरव्यू होता है। क्यों चंदा, ऐसा था ना आपको तो अनुभव है ना। और भी लोग हैं यहाँ पे, है ना, मनीष जी हैं, सूरज जी हैं, है ना। ये भी जो है आपको पढ़ाएंगे, है ना, 1-2 दिन में, ठीक है। तो संस्कृत लैंग्वेज पे भी कमांड करना है, बोलने आना भी है। और जयंत सरकार, आप बोल रहे थे ना हिंदी कैसे आएगी, तो नहीं, हिंदी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन मैं संस्कृत बोल पाऊंगा। अरे हिंदी तो इतना बढ़िया है, संस्कृत इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिंदी अच्छी नहीं है मेरा। दादा आपकी हिंदी तो फिर भी अच्छी है। जिससे पहले जो है और भी है, बंगाल के लोग प्रीवियस बैच में भी थे, है ना।
सोमदीप था, है ना। तो बहुत सारे बच्चे बंगाल से भी जुड़े हुए हैं पिछले बैच में, है ना। तो उनकी हिंदी भी मतलब अच्छी है, आपकी भी हिंदी भी वैसी ही है, मतलब समझ सकते बोल सकते हो। ज्यादा ऐसा नहीं कि आपको हिंदी नहीं आती, बिल्कुल अच्छे से समझ सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, लेकिन बोलने में दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे वो भी सीख जाओगे आप, है ना। डोंट वरी, ठीक है बच्चा। तो हम लोग जल्द मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। लगता है आप ही तो बांग्ला मैंने बांग्ला बोल सकते हैं। अब हम एक्चुअली जो है साथ में जो रहते हैं वो बंगाल के ही हैं, मतलब मेरे साथ जो रहते हैं ना बगल वाले कमरे में, तो बंगाल के ही हैं। तो कुछ कुछ चीजें मुझे भी समझ में आ जाती हैं, थोड़ा बहुत बोलेगा सीखा हूँ बंगला बोलने।